मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 29 आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 7.63 पर गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से आपको मशीन नंबर 120 के लिए मशीन आवर रेट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस क्या क्या दे रखी है देखिए। फर्स्ट हमें दे रखा है कॉस्ट दे रखी है मशीन की, सेकंड स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, फिर उसकी लाइफ दे रखी है। ओके, इन इन्फॉर्मेशन से हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। फिर हमें दे रखा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर लाइफ ₹3500 पूरी लाइफ के लिए दे रखे हैं 3500। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द शॉप ये है ₹200 फॉर अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज। ठीक है, एक महीने में 25 वर्किंग डे है और एक महीने के लिए शॉप को कितने एलोकेट हुए हैं स्टैंडिंग चार्जेस 200। वर्किंग आवर्स पर डे 8, एक दिन में 8 घंटे काम होता है। नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप 10, देर आर 10 मशीन्स इन योर शॉप, दैट मीन्स एक मशीन के लिए खर्चा कितने का हो जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस का ₹20 का। पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ, तो ये आपको एक मशीन एक महीने में पावर यूज़ करती है ₹50 का, एज इट इज़ गिवन है वैसे ही। मशीन इंश्योरेंस 2% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो मतलब अगर जितना डेप्रिसिएशन होगा ना उसका 2% आपको क्या करना है मशीन का इंश्योरेंस। ओके, आपको क्या करनी है मशीन आवर रेट फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट टोटल रेट पर आवर। फर्स्ट हम स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे। क्या गिवन है स्टैंडिंग चार्जेस के लिए? सबसे पहला हमें वैसे ही बता रखा है कि स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो 200 पर मंथ होते हैं। देन शेयर इन स्टैंडिंग चार्जेस क्या बता रहे हैं 200 एक मंथ के 10 मशीन्स पर है, तो एक मशीन पर कितना हो गया ₹20। इसी तरह नेक्स्ट हमें स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन है इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो हमें पता है कि इंश्योरेंस कहाँ आने वाला है स्टैंडिंग चार्जेस में, पर इंश्योरेंस के लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। तो ठीक है, पहले हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लिख देंगे। सेकंड हमारे क्या आते हैं मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया क्या, तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें कॉस्ट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है और लाइफ भी दे रखी है। ओके, कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, लाइफ गिवन है। कैलकुलेशंस कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट तो अपनी मशीन आवर्स की कैलकुलेशन के लिए होगा। तो क्या बोल रहे हैं 25 वर्किंग डे, एक दिन में 8 घंटे काम होता है, दैट मीन्स टोटल मशीन आवर्स कितने हो गए 200। तो हमें सारी कैलकुलेशंस 200 आवर्स के लिए करनी है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। देन कॉस्ट गिवन है हमें कॉस्ट गिवन है 7500, स्क्रैप वैल्यू 500, 7500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 14,000 आवर्स। तो ये पर आवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आ जाएगी 0.5, हाँ 0.5 पर आवर। देन 200 आवर्स हमें कितने घंटे के लिए कैलकुलेशन करनी है 200 घंटों के लिए, तो इज इक्वल्स टू ₹100, दैट इज आवर डेप्रिसिएशन। तो हमने यहाँ लिख दिया ₹100 और 0.50 पर आवर। इसके बाद हमें बोला गया था ना इंश्योरेंस जो है वो 2% ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो इसे यहीं कर लेते हैं 2% ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ₹100, 2% यानी कि ₹2, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 22 और 22 को डिवाइड कर दो 200 से, तो 0.11 हमारे स्टैंडिंग चार्जेस की रेट आ गई। डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट रिपेयर्स की भी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। रिपेयर्स बोल रहे हैं फॉर द लाइफ मशीन के 3500 के रिपेयर्स का खर्चा आने वाला है। देन 3500 रिपेयर्स की कॉस्ट है 14,000 आवर्स की लाइफ में, तो 200 आवर्स के लिए कितना रिपेयर्स का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ₹50, तो यहाँ हम लिख देते हैं रिपेयर्स ₹50 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25, 200 से डिवाइड करेंगे। एक और हमें पावर बता रहे हैं, तो पावर तो वैसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 50 पर मशीन, ₹50 पर मशीन। ओके, देन 50 पर मशीन हो गया, तो पर आवर
0.25। ये हमारे टोटल मशीन एक्सपेंसेस कितने हो गए? मशीन एक्सपेंसेस 200, ये 1। देन टोटल ओवरहेड्स या टोटल कॉस्ट एंड मशीन आवर रेट, तो टोटल कॉस्ट हो गई 222 और टोटल मशीन आवर रेट हो गई 1.11। ये हमारा आंसर। समझ में आई चीज़? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कुछ भी टिपिकल नहीं था, बिल्कुल कहीं कोई नया पॉइंट नहीं, और सबसे छोटा सा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते तो वो तो सिर्फ 5 नंबर का आ सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 28,700, जिसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट के ₹300 इंक्लूडेड नहीं है, तो मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 29,000। ओके, इसकी लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स और इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 500 की। ओके, इसे सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, आपको आगे और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेस पे आपको क्या करना है? मशीन आवर रेट की कैलकुलेशंस करनी है। क्या इन्फॉर्मेशन है? देन फर्स्ट बोल रहे हैं रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री 6,000 पर एनम। टोटल रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री 6,000 पर एनम, जिसमें से बोल रहे हैं कि 10% जो पार्ट है आपका, जो स्पेस है उसका 10% हमारी मशीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हमारे लिए कितना काम का है? सिर्फ 10%। हमारे स्टेटमेंट के अंदर ओवरहेड्स कितने से आएंगे? सिर्फ 600 रुपीज़ से। 6,000 का 10%। मशीन के लिए बोल रहे हैं कि इस मशीन का इंश्योरेंस है 450, इसी मशीन का है। ओके, वर्ष में समस्त कारखाने के लिए, पूरी फैक्ट्री के लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर आपने खर्चा किया है 2,000 रुपये, जिसमें से 25% इस मशीन से रिलेटेड है, तो हम 25% को लिखेंगे। इस मशीन पर पूरे वर्ष में उपभोग सामग्री के 110 कंज्यूमेबल स्टोर्स आपके कितने कंज्यूम हो गए? 110। ओके, उसके बाद कुल उत्पादन सेवाओं पे 5,000 रुपये यानी प्रोडक्शन सर्विसेज पे 5,000 रुपये का टोटल खर्चा हो, जिसमें से 20% इस मशीन का है, तो 20% लिख देंगे। पावर 0.5 पर आवर के हिसाब से आपकी उपभोग होता है, पावर का कंजम्पशन 0.5 पर आवर है। वर्ष में 250 दिन काम होता है, एक दिन में 8 घंटे होते हैं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि समय का 20% कार्यहीन रहेगा। देन आइडल टाइम है हमारा 20%, तो उस आइडल टाइम को घटाकर रिमेनिंग जो हमारे आवर्स होंगे उसी के लिए हम क्या करते हैं? अपनी मशीन आवर रेट की कैलकुलेशंस करते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का एक बार पहले भी हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सेम वही फॉर्मेट है हमारा, टोटल रेट पर आवर। वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले हम मशीन आवर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में मशीन आवर्स के बारे में? देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वर्ष में 250 दिन काम होता है और एक दिन में 8 घंटे होते हैं। देन टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए? 250 डेज इंटू 8, दैट मीन्स 2,000 आवर्स, बट सेइंग दैट 20% इज आइडल टाइम। तो आइडल टाइम ऑफ 20% लेस कर देंगे 400, रिमेनिंग 1,600 आवर्स हमारे क्या हो गए? मशीन आवर्स। तो हम अपनी सारी कैलकुलेशंस कितने के लिए करेंगे? 1,600 आवर्स के लिए करेंगे। फाइन। अब देखिए आगे क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशंस आपको, अब एक एक करके हम अपने खर्चे लिखते जाते हैं। सबसे पहले रेंट की इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट हम लिखते हैं हमारे स्टैंडिंग चार्जेस, और स्टैंडिंग चार्जेस में भी फर्स्ट हमारा आएगा रेंट एंड रेट्स। तो कितना बोला है? 6,000 टोटल है, पर उसका 10% हमारी मशीन का है, तो कितना हो गया? 600। आगे इंश्योरेंस का खर्चा बोला हुआ है। इंश्योरेंस इस मशीन का ही आपको दे रखा है ₹450। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स आपको दे रखे हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स फॉर द मशीन आपको दे रखा है 110। उसके बाद प्रोडक्शन सर्विसेज की कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको कि प्रोडक्शन सर्विसेज पर टोटल 5,000 रुपये का खर्चा लगता है, जिसमें से 20% हमारी मशीन से संबंधित है, तो इसका 20% यानी कि 1,000। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई? टोटल एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस सारे लिख दिए हमने, हाँ बस, इसके अलावा कोई स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है। देन इसकी टोटल लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये हो गए हमारे
2160 रुपये। डिवाइड कर दो इसको 1600 से, तो हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस की रेट आ जाएगी 1.35। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं सेकंड नंबर पे हमारे मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में पावर, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इन सबकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। वन बाय वन लिखते जाएंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन से। वर्किंग नोट हम बना लेते हैं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी दे रखी है? तो कॉस्ट हमें दे रखी है 28,700। तो 28,700 प्लस 300 ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये हमारी मशीन की टोटल कॉस्ट होगी। पहले भी बताया था मैंने। स्क्रैप आपको दे रखी है 500 एंड लाइफ इज 10 ईयर्स, दैट मीन्स 29,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 10, तो ₹2850 इज़ आर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे और साथ के साथ डेप्रिसिएशन की पर आर रेट भी निकाल लेते। 2850 को 1600 से डिवाइड करते 1.78। इसके बाद रिपेयर्स। तो रिपेयर्स के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे 2000 रुपये खर्च होते हैं, जिसका कि 25% हमारी मशीन से संबंधित है। तो 2000 का 25%। समझ में आ रही है ना चीज़? क्लियर? इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो 2000 का 25% 500, इसको भी डिवाइड कर दो, आ गया 0.3125। और लास्ट हमारा पावर की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पावर क्या बोल रहा है? पावर के लिए बोला गया है कि 0.50 पर आवर आप कंज्यूम करते हो। तो आप कितने आवर्स के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हो? 1600 आवर्स के लिए। तो ये 800 का पावर पर यूनिट 0.50। ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल मशीन एक्सपेंसेस 4150, ये आ गया 2.59। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट और साथ के साथ मशीन आर रेट, देन 4150 प्लस 2160। और हम लिख देंगे हमारी मशीन आर रेट 3.94। ये हमारा आंसर। समझ में आई चीज़? तो सिंपल सा था ये क्वेश्चन भी हमारा। इस टाइप का एक सेम क्वेश्चन आई थिंक हमने पहले भी कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हुआ सॉल्व। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है हमारी बुक के अंदर कि एक निर्माणी इकाई में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर क्या हो रहा है कि ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है एक पूर्व निर्धारित दर के आधार पर। और वो जो रेट आपकी है वो है ₹25 पर मैन डे, यानी कि प्रति श्रमिक दिवस पर मेन डे आप 25 के हिसाब से अपने ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन करते हो। फाइन। उसके बाद किसी एक वर्ष के वास्तविक समंक, यानी कि एक्चुअल डेटा आपको गिवन है अब क्वेश्चन के अंदर। एक तो आपको बोल दिया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के आप ₹25 पर मैन आवर के हिसाब से, पर मैन डे के हिसाब से आप क्या कर रहे हो? ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी पॉलिसी है कंपनी की। और अब इसके बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट्स दे रखे कि किसी एक ईयर के लिए। फर्स्ट बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड आर ₹41.5 लाख एंड श्रमिक दिवस यानी कि मेन डेज आपको दे रखे हैं 1.50 लाख। एक्चुअल ओवरहेड्स बता रखे हैं कितने लगे? 41.5 लाख के। और आपको मेन डेज दे रखे कि 1.5। तो हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना 25, उसके हिसाब से हम क्या बता देंगे कि ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए। आगे बोल रहे हैं कुल मिलाकर आपने 40,000 इकाइयों का उत्पादन किया, जिसमें से 30,000 विक्रय कर दी गई। कारण की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि अशोधित यानी कि अनएब्जॉर्ब्ड या फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, उनका 60% तो आपका दोषपूर्ण नियोजन के कारण था। मतलब आपकी जो प्लानिंग थी ना वो सही नहीं थी, आपकी प्लानिंग डिफेक्टिव थी, इस कारण आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ 60% हो। और रिमेनिंग 40% वॉज ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरहेड्स कॉस्ट। ये आपका हुआ है कि आपने मान लो कि 100 रुपये कम एब्जॉर्ब किए, तो बोल रहे कि 60 रुपये तो आपकी खराब प्लानिंग के कारण कम हुआ है एब्जॉर्प्शन। और रिमेनिंग जो 40% है ना वो लागत बढ़ गई। आपने लेबर की रेट मान रखी थी कि 20 रुपये के हिसाब से लगती है, लेकिन लेबर तो 21 रुपये या 22 रुपये लग गया, या फिर किसी कारण से आपकी क्या हो गई? ओवरहेड के कारण से कॉस्ट बढ़ी। तो ओवरहेड के कारण से जो बढ़ी है वो तो हमारे हाथ में था नहीं,
वो तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, उस तरीके की चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी गलती के कारण हुआ है, जो 60% आपने अपने मैनेजमेंट या आपकी प्लानिंग ढंग से नहीं हुई, उस वजह से आपके 60% ओवरहेड जो अनएब्जॉर्ब्ड रह गए ना, वो हमारी कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। बिकॉज इनको कंट्रोल किया जा सकता था पर आपने किया नहीं, दैट्स वाई इनको हम कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं जनरली। आगे बोल रहे हैं लागत लेखों में अनएब्जॉर्ब्ड या अनरिकॉर्डेड ओवरहेड्स को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, किस तरीके से इनकी अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें पता तो हो कि अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है कितने, उसके बाद हम बताएंगे कि 60% वाले तो कोस्टिंग P&L में डेबिट होंगे, क्योंकि ये आपकी डिफेक्टिव प्लानिंग, आपकी गलती के कारण हुआ है, इनको रोका जा सकता था। और रिमेनिंग 40% तो देखते हैं उसका किस तरीके से कोस्ट में ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड कितने दे रखे हैं, ₹41, यही दे रखा है 41,50,000 रुपए के आपके टोटल ओवरहेड्स इनकर हुए हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या बोल रहे हैं, आपके एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है, तो एब्जॉर्ब आपने किए हैं, देखिए बोल रहे हैं कि आप मेन डेज के हिसाब से आप अपने ओवरहेड्स का रिकवरी करते हो, एब्जॉर्प्शन करते हो, और 25 रुपीज़ ₹25 पर मेन डे आप करते हो, और आपके 1.5 लाख मेन डेज हैं आपके बिजनेस के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। क्या 1.5 लाख मेन डेज आपके काम होता है, और एक मेन डे में आप ₹25 के हिसाब से अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हो। तो देखते हैं कितने होंगे, 1,50,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 37,50,000। 41,50,000 एक्चुअल हुए, आप मानकर चल रहे थे 37,50,000, तो आपने कितने कम रिकवर किए, तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कितना हो गया, 4 लाख रुपए का। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। क्या हुआ, देखो हमने मान के चला था ये कि हमारे ₹25 पर मेन डे के हिसाब से 1.5 लाख मेन डेज में 37,50,000 का खर्चा हो जाएगा, लेकिन खर्चा कितना हो गया, 41,50,000। दैट मीन्स 4 लाख रुपए की अंडर रिकवरी हुई है। अब इस 4 लाख में बोला गया है, 2 पार्ट कर दो, 60%, 40% ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, खराब नियोजन के कारण, एंड दैट वाज ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरहेड कोस्ट। तो वो तो अनकंट्रोलेबल चीज़ है, खर्चा कोस्ट बढ़ गई, लेबर महंगा हो गया, मटेरियल महंगा हो गया, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये 60% तो आपके कंट्रोल में था ना, मीन्स ₹2,40,000 विल बी डेबिटेड टू कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत सिंपल, जो भी अनकंट्रोलेबल है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कंट्रोलेबल था, जो अगर आप ढंग से प्लानिंग करते तो अंडर एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, आप बराबर ओवरहेड एब्जॉर्ब मान के चलते, तो वो जो अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग रहा है, उस 2,40,000 को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इधर कितना बचता है, 1,60,000। ये है 40,000, आपका 4 लाख का 40% कितना हो गया, 1,60,000। तो ये हमें बोल रहे हैं कि ये जो आपका 40% है ना, ये ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स हुआ है, तो ये तो आपके कंट्रोल में नहीं थी चीज़ें। अब आप सोचिए कि इन 1,60,000 को हम किस में चार्ज करें। यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ी है, हमने जो प्रोडक्शन किया है उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो लगते हैं उनमें से ही किसी में खर्चा बढ़ा है, तो हमने जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करी है उनमें इनको बांटना चाहिए। कितनी यूनिट्स बनाई है आपने, 40,000, उसमें से बोल रहे हैं कि 30,000 तो आपने बेच दी और 10,000 आपके पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। तो ध्यान दीजिए, जब हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ा था तो जो यूनिट्स बिक जाती है उनकी कॉस्ट क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यही बताया था ना मैंने कि सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, यानी कि जो यूनिट्स बिक चुकी है उनकी कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच चुकी है, लेकिन जो यूनिट्स बिकी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक